Hello everyone, I am Saumil and welcome to Legal Edge. So आज हम अपनी करंट लीगल अवेयरनेस की सीरीज में डिस्कस करेंगे recognition of political parties, the laws and the process involved. हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से रिकग्नाइज होती है, कौन कौन से लॉज इंक्लूडेड होते हैं एंड उसका प्रोसेस क्या होता है या ये रिकग्निशन कौन देता है, इन सारी चीजों को हम आज स्टडी करेंगे. नाउ द पॉइंट इज कि रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज न्यूज में आया क्यों, व्हाई वाज इट इन न्यूज. सो एज यू नो और एज you may have read that recently the Election Commission of India recognized Aam Aadmi Party as a national party. Recently, the Election Commission of India recognized the Aam Aadmi Party as a national party, and same time पे Communist Party of India, Nationalist Communist Party and All India Trinamool Congress, इन तीनों पार्टीज को उनके पास जो उनका नेशनल पार्टी का रिकग्निशन था वो इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया. तो इसी वजह से ये न्यूज हमारे पेपर में आई थी या हमारे करंट अफेयर्स में ये न्यूज चल रही थी. सो इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी किस तरीके से बनती, व्हाट आर द क्राइटेरियाज इन्वॉल्व, कौन कौन से क्राइटेरियाज उनको फुलफिल करने होते हैं टू बिकम अ नेशनल पार्टी. एंड रिकग्निशन ना हमारी कंट्री में सिर्फ नेशनल पार्टी की तरह नहीं होता है. हमारी कंट्री में पार्टीज एज अ स्टेट पार्टी भी रिकग्नाइज होती. सो देयर आर आइदर द स्टेट पार्टी और द नेशनल पार्टी. सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड हम एंड में ये देखेंगे कि नेशनल पार्टी रिकग्नाइज होने का बेनिफिट क्या मिलता है, कि आम आदमी पार्टी अगर नेशनल पार्टी की तरह रिकग्नाइज हुई है तो अब उसको बेनिफिट क्या मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो इन आवर कंट्री पार्टीज आर बेसिकली रिकग्नाइज्ड एज, या पार्टीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज रिकग्नाइज्ड पार्टीज और नॉन रिकग्नाइज्ड पार्टीज. ठीक है. सो प्राइमरीली हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज दो कैटेगरी में डिवाइड होती, दे आर रिकग्नाइज्ड और दे आर नॉन रिकग्नाइज्ड. देखो रजिस्टर्ड तो हर पार्टी होती है हमारी कंट्री में. अगर आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश करनी है तो रजिस्टर तो आपको इलेक्शन कमीशन के पास अपनी पार्टी को करवाना ही होता है. बट रिकग्निशन मिल रहा है या नॉन रिकग्निशन की कैटेगरी में आप आ रहे हो, उस बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड होती हैं एज अ रिकग्नाइज्ड पार्टी एंड एज अ नॉन रिकग्नाइज्ड पार्टी. सो लॉज कौन कौन से इन्वॉल्व है. सो अगेन जैसे अभी हमारे राहुल गांधी के डिस्प्यूट में लॉ आया था, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें भी स्पेसिफिकली इसका सेक्शन 29A टॉक्स अबाउट रिकग्निशन ऑफ पार्टीज. Similarly, Article 324 of the Indian Constitution. Article 324 talks about the election in our country, कि फेयर एंड रीजनेबल इलेक्शन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन होने चाहिए. इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया. सो जब भी हम पार्टीज की रिकग्निशन की बात करते हैं, सो जो बॉडी है जो इनको रिकग्नाइज करती है वो है हमारा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन of India. Election Commission of India recognizes parties as recognized national or state parties or non-recognized party. So the second law which is involved in this process is Article 324 of the Constitution of India. Similarly, the third law which is involved is Political Parties and Election Symbol Handbook 2019. इलेक्शन कमीशन इसको भी यूज करता है पार्टीज के रिकग्निशन और डी रिकग्निशन के केस में. एंड सिमिलरली द लास्ट थिंग व्हिच इज इन्वॉल्वड इज पैरा 6B ऑफ इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968. द ऑर्डर इज 1968. ठीक है. इन चार लॉज के बेसिस पे, या ये चार लॉज वो लॉज हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जब भी पॉलिटिकल पार्टीज के रिकग्निशन या नॉन रिकग्निशन की बात है. सो दीज आर द लॉज इन्वॉल्व. अब हम एक एक करके ये देखते हैं कि किन बेसिस पे या वो क्या क्राइटेरिया हैं जो पार्टीज को फुलफिल करने होते हैं इन ऑर्डर टू गेट रिकग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी. सो जैसे रिसेंटली आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी की तरह रिकग्नाइज हुई. सो क्राइटेरिया क्या है.
सो कुछ कुछ ना डिफाइंड क्राइटेरियाज हैं। अगर मैं आपको जनरल टर्म्स में बताऊं या जनरल सेंस में बताऊं, सो इलेक्शन कमीशन बेसिकली आपको रिकग्निशन देता है डिपेंडिंग अपॉन योर पोल परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग अपॉन योर पोल परफॉर्मेंस, कि इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन रिकग्नाइज करता है किसी भी पार्टी को एज अ नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। पोल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? पोल परफॉर्मेंस का बेसिक मतलब होता है कि आपको वोटर्स या आपको वोटिंग में कितना परसेंटेज मिला है। ठीक है, कि जितने भी वैलिड वोट्स किसी इलेक्शन में पड़े, बी इट जनरल इलेक्शन, हमारा लोकसभा का इलेक्शन हो, या हमारी स्टेट की विधानसभा का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, उसमें जितने वैलिड वोट्स मिले हैं उनमें से आपका शेयर क्या है। पहला क्राइटेरिया एक तरीके से ये होता है। सिमिलरली दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितने हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में से भी आपके लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि एक पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है या नहीं, और एक पार्टी स्टेट पार्टी बन सकती है या नहीं। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द recognition एज नेशनल पार्टी। सो एज पर द हैंडबुक 2019 as well as the election symbol order 1968, a party can be recognized as a national party if if it is recognized in 4 or more states। अच्छा, एक चीज और भी याद रखो कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन भी अगर पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल कर रही है तो उसको एज अ नेशनल पार्टी रिकग्नाइज किया जा सकता है। सो ये कंडीशन और है, दैट इज यू नीड टू फॉल इन आइदर ऑफ दीज कंडीशन। इनमें से किसी भी एक कंडीशन में अगर आप आओगे तो आपको नेशनल पार्टी की तरह रिकग्नाइज किया जा सकता है। सो पहली कंडीशन ये है दैट इट इज रिकग्नाइज्ड इन 4 or more states, दैट इज 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में आप एज अ स्टेट पार्टी रिकग्नाइज्ड हो। ठीक है, और स्टेट पार्टी की तरह आपको रिकग्निशन किस तरीके से मिलता है वो हम जस्ट इसके बाद देखेंगे। सो नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया है कि आप 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में एज अ स्टेट पार्टी रिकग्नाइज हो। और जो हमारी आम आदमी पार्टी है, जिसको अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पार्टी का रिकग्निशन दिया, वो इसी के अंडर दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी एज अ स्टेट पार्टी वाज रिकग्नाइज्ड इन दिल्ली, पंजाब, गुजरात एंड गोवा। इन 4 स्टेट्स में आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी की तरह रिकग्नाइज्ड हो चुकी थी। इसी वजह से इस क्राइटेरिया के अंडर उनको नेशनल पार्टी की तरह रिकग्नाइज किया गया। पहला क्राइटेरिया ये है। द सेकेंड क्राइटेरिया इज एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स in at least 4 states in general elections or assembly election, and 4 member of parliaments in latest general election। तो दूसरी कंडीशन यह है कि जितनी भी वोटिंग हुई है 4 स्टेट्स में, जितनी भी वोटिंग हुई है 4 स्टेट्स में, 4 स्टेट्स एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड या थ्रेशोल्ड की तरह रखा गया। ठीक है, तो जितने भी वैलिड वोट्स पड़े हैं 4 स्टेट्स में, उसमें से कम 6% आपको मिले हो टोटल वैलिड वोट्स में से। एंड सिमिलरली आपके पास 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए इन द लेटेस्ट जनरल इलेक्शन, तो भी आपको एक नेशनल पार्टी का रिकग्निशन मिल सकता है कि आपके पास टोटल वैलिड वोट्स में से 6% वोट है। अब वो चाहे लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे आपको 4 स्टेट्स में 6% वोट मिले हो, या 4 स्टेट्स की जनरल असेंबली इलेक्शन में, या जो वहां के विधानसभा के इलेक्शन है वहां आपको 6% वैलिड वोट मिले हो, एंड आपके 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए इन स्टेट्स में से, तो आपको नेशनल पार्टी की तरह रिकग्निशन मिल सकता है। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज दैट 2% of total seats in Lok Sabha from at least 3 states, कि 3 स्टेट्स, कोई भी 3 स्टेट्स में से जितनी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की या मेंबर ऑफ लोकसभा की सीट्स बनती हैं, उसमें से 2% सीट्स आपके पास होनी चाहिए। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है और वो पार्टी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है, तो अगर इन 3 स्टेट्स में जितनी भी लोकसभा की सीट्स होती हैं उसमें से अगर मिनिमम 2% सीट्स उसके पास हैं, तो वो पार्टी एज अ नेशनल पार्टी रिकग्नाइज हो सकती है।
सो दीज आर द क्राइटेरिया जिसके हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है। और आम आदमी पार्टी को अभी फर्स्ट कैटेगरी फुलफिल करने की वजह से उनको नेशनल पार्टी का रिकग्निशन दिया। अब हम देखते हैं, क्योंकि पहली कंडीशन यही दी हुई थी दैट यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स। तो स्टेट्स में आपको स्टेट पार्टी का रिकग्निशन कब मिलता है? सो इसमें चार अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। आप अगर चार में से इन किसी भी एक क्राइटेरिया में भी अगर आप फॉल कर रहे हो, देन यू कैन बिकम अ स्टेट पार्टी। पहला क्राइटेरिया क्या है कि 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन स्टेट इलेक्शंस एंड 2 सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कि अगर कोई पार्टी है जिसको मध्य प्रदेश में एज अ स्टेट पार्टी रिकग्नाइज करना है अपने आप को, सो पहला क्राइटेरिया क्या वो फुलफिल कर सकते हैं कि जितने भी वैलिड वोट्स होंगे जो मध्य प्रदेश के स्टेट इलेक्शंस में पड़ेंगे या लोग डालेंगे, उसमें से 6% वोट उनके पास हो। कि विधानसभा में एक स्टेट में जितने भी वोट्स गिरे, उसमें से जितने भी वैलिड वोट्स पोल हुए, उसमें से 6% वैलिड वोट्स आपके पास हो। और उस स्टेट की विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, आपके पास 2 सीट्स सिक्योर कर सकते हो, तो आप एक स्टेट पार्टी की तरह रिकग्नाइज हो सकते हो। और सेकेंड क्राइटेरिया इज 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन जनरल इलेक्शन इन द स्टेट एंड 1 सीट इन लोकसभा फ्रॉम द स्टेट। सो फॉर एग्जाम्पल कि भाई पहली वाली कंडीशन कोई पार्टी जो मध्य प्रदेश में वो फुलफिल नहीं कर पा रही। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है कि जो जनरल इलेक्शन है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि वो जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं ना हमारी कंट्री में, अगर आप पेपर में कभी भी टर्म पढ़ो जहां टर्म लिखी हुई है जनरल इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस का मतलब होता है हमारे लोकसभा के इलेक्शन। ठीक है। सो 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन जनरल इलेक्शन इन द स्टेट। मध्य प्रदेश में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो जितने भी वोट्स आए, वैलिड वोट्स आए, उसमें से 6% वोट आपके पास हो। एंड मध्य प्रदेश में से या उस पर्टिकुलर स्टेट में से जहां आप रिकग्निशन चाहते हो, उस स्टेट की एक लोकसभा की सीट आपके पास हो, आपने जीती हो। एक मेंबर ऑफ लोकसभा आपके पास उस स्टेट से होना चाहिए, तो आप सेकंड कैटेगरी के अंदर एज अ स्टेट पार्टी रिकग्नाइज हो सकते हो। और third criteria is 3% of the seats in state election or 3 member of legislative assembly, whichever is more. थर्ड क्राइटेरिया क्या है? या तो आपके पास जितनी भी सीट्स हैं उस स्टेट असेंबली में, उस विधानसभा में, उसमें से आपके पास 3% सीट्स हो, या आपके पास 3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तीन विधायक हो आपके पास। दोनों में से जो भी चीज ज्यादा है, उसके बेसिस पे आपको थर्ड क्राइटेरिया के अंदर एज अ रिकग्नाइज स्टेट पार्टी इलेक्शन कमीशन रिकग्निशन दे सकता है। एंड द फोर्थ क्राइटेरिया इज 8% of valid votes in general elections in the state or election to the legislative assembly। अगर आप तीनों क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हो, सो फोर्थ क्राइटेरिया ये है कि जनरल इलेक्शंस में आपके स्टेट में जितने वोट्स आए, उसमें से कम 8% वैलिड वोट्स आपके पास होने चाहिए। चाहे जनरल इलेक्शन हो, दैट इज लोकसभा वाला इलेक्शन हो स्टेट में, या उस स्टेट की विधानसभा दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो। सो इन चार कैटेगरीज में अगर कहीं पे भी कोई पार्टी आती है, सो दैट पार्टी गेट रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो आम आदमी पार्टी इस तरीके से चार स्टेट्स में वो स्टेट पार्टी की तरह रिकग्नाइज हो चुकी थी। एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज रिकग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, फर्स्ट कंडीशन के अंडर आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी का रिकग्निशन दिया अभी इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है। तो ये तो रिकग्निशन की बात हुई, बट बेनिफिट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या होता है आपको जब आप एज अ नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाते हो या स्टेट पार्टी डिक्लेयर हो जाते हो? सो सिग्निफिकेंस है कि देखो आपको जो आप स्टार कैंपेनर्स आजकल देखते होगे इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शंस के टाइम पे, आई एम सो सॉरी, स्टार कैंपेनर्स, वो 40 स्टार कैंपेनर्स आप रख सकते हो। यू कैन गिव 40 स्टार कैंपेनर्स एज कंपेयर टू 20 विच इज अलाउड फॉर नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। ठीक है। रिकग्नाइज पार्टी को ये राइट दिया जाता है कि वो 40 स्टार कैंपेनर्स को यूज कर सकते हैं अपने इलेक्शंस के टाइम पे, कैंपेनिंग के टाइम पे। जो नॉन रिकग्नाइज पार्टीज हैं उनको 20 का ही बेनिफिट मिलता है। ठीक है। सिमिलरली जो इलेक्टोरल पोल्स हैं, जो वोटर्स लिस्ट है, वो आपको इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड कराता है। जो स्टेन्ड ऑन टेलीविजन है, रेडियो है, हमारा विविध भारती वगैरह है ना, हमारा दूरदर्शन, इस पे आपको कैंपेनिंग और टेलीकास्ट के राइट दिए जाते हैं, आपको टाइम स्लॉट दिया जाता है।
तो इस और सिमिलरली सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो बेनिफिट ये होता है किसी भी नेशनल पार्टी के पास कि उनका जो इलेक्शन सिंबल है ना वो थ्रू आउट इंडिया अब और कोई यूज नहीं करेगा। दैट इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द नेशनल पार्टी। सो जैसे भारतीय जनता पार्टी इज अ नेशनल पार्टी इन आवर कंट्री, वो कमल का फूल वो सिंबल और कोई यूज नहीं कर सकता। कांग्रेस इज अ नेशनल पार्टी इन आवर कंट्री, तो वो पंजा वो हाथ का निशान वो सिंबल कांग्रेस का और कोई यूज नहीं कर सकता। सिमिलरली अब आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। सो आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है वो भले ही किसी स्टेट में इलेक्शन लड़ रहे हो या नहीं लड़ रहे हो, बट दैट सिंबल विल बी रिजर्व्ड थ्रू आउट द कंट्री फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टी ओनली। So these are the benefits or the significance or being recognized as a national or a state political party. So the first one is certain privileges like allocation of party symbol, political broadcast on state-owned television, and access to electoral rolls. सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये मिलता है। सेकंड बेनिफिट क्या है? 40 स्टार कैंपेनर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। आप 40 स्टार कैंपेनर्स को यूज कर सकते हो इलेक्शन के टाइम पे। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है। तीसरा बेनिफिट है द नेशनल पार्टी कैन यूज इट्स एलोकेटेड सिंबल थ्रू आउट इंडिया एक्सक्लूसिवली। यू गेट द एक्सक्लूसिव राइट ओवर दैट पर्टिकुलर पार्टी सिंबल, वो और कोई यूज नहीं कर सकता। एंड द फोर्थ वन इज स्टेट पार्टी कैन यूज द सिंबल्स इन द स्टेट ऑफ देयर रिकग्निशन। स्टेट पार्टी जो है, जो पार्टी एज अ स्टेट पार्टी रिकग्नाइज है, उस पर्टिकुलर स्टेट में उस पार्टी का सिंबल और कोई यूज नहीं करेगा। सो ये सारे बेनिफिट और सिग्निफिकेंस होते हैं ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज अ नेशनल और अ स्टेट पार्टी। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि आम आदमी पार्टी को नेशनल रिकग्निशन दे दिया। सिमिलरली टीएमसी, एनसीपी एंड सीपीआई, इनका नेशनल रिकग्निशन वापस ले लिया। तो नेशनल रिकग्निशन वापस कैसे होता है? सो सपोज करो कि आज आम आदमी पार्टी ने वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी, आगे चल के इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल ना कर पाए, सो इलेक्शन कमीशन डी रिकॉग्नाइज कर देता आपको एज अ नेशनल और स्टेट पार्टी। बट इलेक्शन कमीशन ने 2016 में एक अमेंडमेंट करा अपने लॉज में, एंड उसके बाद एक पास ओवर दिया गया कि फॉर एग्जाम्पल आज तो आप एज अ नेशनल पार्टीज के जितने भी क्राइटेरिया आप उसको फुलफिल कर रहे हो, बट सब्सिक्वेंट इलेक्शंस में आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। सो अगले रिव्यू में एक बार पास ओवर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को और उनका रिकग्निशन वापस नहीं लिया जाता है। बट कॉन्जिक्यूटिवली अगर आप इलेक्शंस हारते ही जा रहे हो और आप क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हो, देन द इलेक्शन कमीशन कैन डी रिकॉग्नाइज यू एज अ नेशनल और a स्टेट पार्टी। And that's what the Election Commission did with NCP, that is Nationalist Congress Party, CPI, that is the Communist Party of India, and the All India Trinamool Congress, that is TNC. इन तीन पार्टीज का रिकग्निशन वापस लिया गया एंड आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी की तरह रिकग्नाइज किया। So this was all about that what are the laws involved, that is your Representation of People Act, your Article 324 of the Indian Constitution, the Election Handbook of 2019, as well as the Election Symbol Allotment and Reservation Order 1968। इन सारे लॉज के हिसाब से इलेक्शन कमीशन रिकग्निशन देता है। नेशनल पार्टीज के तीन क्राइटेरिया है, या तो आप उसमें आ जाओ तो आपको नेशनल पार्टी बना दिया जाएगा, या आप स्टेट पार्टी की तरह भी रिकग्नाइज हो सकते हो। एंड नेशनल पार्टीज को कुछ प्रिविलेजेस, कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, हमने वो भी देखे। So this was all about our today's topic. I'll see you very soon with another topic of legal awareness series. Till then, goodbye and take care. Thank you.